बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मी उमर शरीफ लगारी एजियन स्पेशल के साथ आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, कुछ अहम डेवलपमेंट्स आज डिस्कस करेंगे। टॉप स्टोरीज ये हैं कि अभी ही एक वर्डिक्ट एटीसी फैसलाबाद की जानिब से दी गई है, जिसमें 9 मई का जो मुकदमा था, जो राना सनाउल्लाह साहब के घर पे हमले का केस था, उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उमर अयूब, जरताज गुल, शिबली फराज और दीगर जो तकरीबन कुछ 75 मुल्ज़िमान हैं जिनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं। और इसमें सबसे जो हैरत अंगेज़ चीज़ है जो अंडर डिस्कशन है, वो ख़ास तौर पे ये है कि ज़ैन कुरैशी और फवाद चौधरी को जो है इस जजमेंट के अंडर उनको बरीयत मिल गई है, इक्विटल मिल गई है। तो इस पे डिटेल डिस्कशन करेंगे कि ये किस तरीके का जो है वो जजमेंट थी कि एक तरफ इक्विटल भी मिले हैं, दूसरी तरफ कन्विक्शंस भी मिले हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे एक दूसरी अहम डेवलपमेंट पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर ये है लोकल फ्रंट पे कि जो अपकमिंग बाई इलेक्शंस, ज़िमनी इलेक्शंस जो पाकिस्तान के अंदर होने हैं, जिसमें तकरीबन कोई 9 हल्के हैं जहां पर ज़िमनी इलेक्शंस होने हैं। अगर मैं बात करूं, NA 166 है, NA 129 है, ये लाहौर के 129 जहाँ पे हमाद अजहर साहब के वालिद साहब वफात पा चुके हैं, और PP 87 है। ये फर्स्ट फेज में इलेक्शंस होने हैं जिनकी डेट जो है वो 18 सितंबर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इस पे डिसाइड कर दिया है। और सेकंड फेज के अंदर जो अपकमिंग इलेक्शंस होंगे उसमें 5 अक्टूबर को जो होने हैं, NA 185 है DG खान, और फैसलाबाद से NA 196 है और NA 104 है। और बाकी जो हल्के हैं जिसमें PP 98 है, NA 03 है, PP 203 है, ये सारे अपकमिंग इलेक्शंस जहाँ पे होने हैं। इसमें एक हैरत अंगेज चीज़ फिर भी देखने को हमें मिली है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये आपस में एग्रीमेंट किया है कि वो ये इलेक्शन इकट्ठे जो है उसमें कंटेस्ट करेंगे। और NA 185 जो DG खान की है, वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो ज़राए के मुताबिक वो सीट दी गई है। बाकी 8 हल्कों पे जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो कंटेस्ट करेगी, क्योंकि एज पर द एग्रीमेंट जो रनर अप था वो ही कंटेस्ट करेगा। तो इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी की जानिब से आज ये ऐलान किया गया है कि वो भी इलेक्शन के अंदर कंटेस्ट करेंगे और सुन्नी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से वो जो है वो कंटेस्ट करेंगे। इस पे भी डिस्कशन करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मैं बांग्लादेश के टूर के हवाले से और नए सूबों के हवाले से जो बाज़ गश्त है उस पर डिटेल डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले जो हॉट आज की स्टोरी है कन्विक्शंस के हवाले से, इस हवाले से मैं डिस्कशन का आगाज़ स्टार्ट करता हूँ। हमारे साथ पैनल में आज जहांगीर खान जदून साहब हैं, माहिर कानून हैं, और इजाज़ शफ़ी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और जनाब मियाँ अब्दुल वहीद साहब हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, आज स्टूडियो में हमें टाइम दिया है। मैं मियाँ साहब की इजाज़त से जहांगीर खान जदून साहब से आपसे ही आगाज़ करूँगा। ज़रा जो है वो कानूनी नुक्ता नज़र यहाँ पर जानना लाजमी है। 9 मई के केसेस राना सनाउल्लाह साहब, सर जहांगीर साहब कि जो घर पे हमला था, उस हवाले से कन्विक्शंस ATC ने जारी कर दी हैं, जजमेंट का फैसला कर दिया है। सबसे पहले तो इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं सर? बहुत शुक्रिया। देखें, किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी हो चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, उस पर अटैक करना, वायलेंस करना, किसी माशरे में कोई बंदा उसको ठीक नहीं समझता, और वो मतलब है किसी कानून के तहत, किसी आइन के तहत जायज़ नहीं होती कि आप वायलेंस करें। जी, चाहे वो आप गवर्नमेंट की इंस्टॉलेशन हो, चाहे आपकी हो, मेरी हो, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, तो वो अगर कोई हमला करता है तो लॉ जो है उसके मुताबिक जो है वो डील किया जाता है। जी, लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ के जो सज़ाएं हैं, इसका थोड़ा सा आप देखें तो पॉलिटिकल एंगल से ये केस भी चले हैं, और पॉलिटिकल एंगल से ही जो प्रमा फिशाई नज़र आ रहा है वो सज़ाएं हो रही हैं। उसकी मैं आपको वजूहात बताता हूँ। नंबर 1 देखें ना, अगर आप इन पॉलिटिकली वर्कर्स या जो पॉलिटिकल MNAs हैं या लीडर ऑफ द पोजीशन है या जो भी इनके लीडरान हैं सेकंड टीयर के या नीचे वाले, ठीक तो है। आप उनको अगर दहशतगर्द करार दे के 10-10 साल की सजा दे रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में डिसप्रोपोर्शनेट है। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है सजा की, ना ही ये जो लोग हैं आप कोई सब्सटेंशियल एविडेंस है कि ये हमला करने में मुलवस थे। जी, इसमें कोई शक नहीं है। जो भी किसी के घर पे हमला करता है, किसी की गाड़ी पे करता है, किसी की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, तो जी, उसके अंदर पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर सजा भी मौजूद है जो दी जा सकती है, उसके डैमेजेस भी क्लेम किए जा सकते हैं। लेकिन जो ATC की डिफरेंट कोर्ट से सजाएं आ रही हैं, ये बादी नज़र में ये लग रहा है कि ये पॉलिटिकली मनोरिंग की जो है
वो सजाएं आ रही हैं और ये कंट्रोल्ड जजमेंट है मेरे ख्याल में। तो इस तरह देखें ना, अब आप एक एमएनए को कहते हैं जी आपने हमला किया, आप सब्सटेंशियल एविडेंस किया है या प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ द ऑफेंस किया है कि एक बंदे ने देखे ना एक लाठी मारी है उसको आप 10 साल सजा दे दें मिसाल के जी तौर पे। जी तो अगर बंदे के आपको जो शख्स जो है वो 9 मई में किसी भी वाक़ये में मुलवस हैं जी और आपके पास सब्सटेंशियल एविडेंस है और उसको बराए करम ये देखें ना, एक जितनी भी कोई अगर गवर्नमेंट की या स्टेट की जो प्रॉपर्टी डैमेज होती है तो वो तो प्राइवेट लोग उसका टैक्स पेयर मनी से पूरा किया जाता है पैसा। जी तो आप जो है फिर उसको पोलिटिकली अगर मोटिवेट करेंगे पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए या विच हंटिंग के लिए, जो लोग माफ़ी मांग ले आप छोड़ दें या आप एक पॉलिटिकल पार्टी है मखसूस उसको अगर छोड़ दें दूसरी में चले जाएं तो आप कहने जी आप तो जा सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में इसको डिस्क्रिमिनेशन की गई है और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया गया जहांगीर है। साहब, ये क्योंकि जो रहनुमा जिनको कन्विक्शन मिली है वो जैसे आप कह रहे हैं प्राइमा फिशाई वहाँ पे मौजूद नहीं थे, तो आप क्या समझते हैं कि अपर फोरम में फिर इनको किस तरीके से रिलीफ अब देखते हुए मिल रही है कि जो रहनुमा वहाँ पे मौजूद भी नहीं थे, कॉन्स्पिरेसी की थॉट पे उनको कन्विक्शंस दे दी गई हैं? देखिए कंस्पिरेसी केस को साबित करना बड़ा मुश्किल होता है जी कि आप एक देखें ना, आपने स्ट्रेटेजिक कोई प्लानिंग की है, कोई जी किसी को वेपन खरीद के दिया है या किसी को इंस्टिगेट किया है तो किस फॉर्म में इंस्टिगेट किया है। ठीक है। अब आप और मैं तो टीवी पे प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे पीछे कोई एफआईआर दे दीजिए कि इनकी इमाम पे हमने काम किया है इस टाइम पे। जी तो हम तो देखें ना, फिर इस तरह तो आप एफआईआर काटते जाएंगे तो फिर कोई बंदा भी नहीं बचेगा। ठीक है। तो उसके लिए सब्सटेंशियल एविडेंस चाहिए होती है, ग्राउंड चाहिए होते हैं। तो कल के अगर ये बंदे जो चले बाहर हैं वो तो बाहर हैं, लेकिन जो अगर जेल के अंदर हैं ठीक है। उनको 4-5 साल गुजर जाते हैं, बाद में इनकी अपीलें एक्सेप्ट हो जाती हैं, वो बरी भी हो जाते हैं। ठीक तो है। 4-5 साल तो सजा उन्होंने जो काटनी थी वो काट चुके होंगे। तो क्या कोई स्टेट का इंस्टीट्यूशन या जो कंप्लेनेंट है या इसमें जो है क्या उनको कोई कंपनसेशन देगा? क्या उनकी जो रिस्पेक्ट है, क्या उनकी कोई डिग्निटी है या उनके घर के अंदर जो अफराद हैं ठीक है। उनको जो तकलीफ पहुंची है, उनको जो ट्रॉमा या उनके अंदर जो मतलब है उनकी माली मुश्किलात बढ़ी हैं, तो क्या ऐसे कोई कंपनसेशन देगी स्टेट या जो कंप्लेनेंट है या जो इसने एफआईआर कराई ठीक है? है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि जी राना सौला साहब के घर पे अगर कोई हमला किया है, कोई बंदा इन्वॉल्व है वर्कर, तो ये उनकी माँ पे है, वो उसको छोड़ना चाहते हैं, वो उसको फंसाना चाहते हैं। अगर वो उनके पास एविडेंस है तो वो तो हर बंदे का राइट है वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाए, अपने डैमेजेस क्लेम करें और ठीक है। जो अप्रोप्रिएट उसके। आप देखना, आप एक सजा बनती हो 6 महीने जी और आप 10 साल सजा दे के जो डिस्क्वालीफाई कर दें बंदों को, और जी फिर दहशत गर्दी का पर्चा तो किसी सूरत बनता ही नहीं है। जी उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर गुलाम हुसैन केस में एक लार्जर बेंच की जजमेंट है आसफ सईद खोसा की सरबराही में कि दहशत गर्दी के टेररिज्म को बड़ा रीडिफाइन किया गया है। वो जो 1997 का एक्ट था उसमें टेररिज्म की जो डिफिनेशन है उसको सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे कंसिडर किया गया है। क्योंकि देखें ना, अब आप जरा सा मिसाल के तौर पर एक पुलिस वाले को धक्का लगा देते हैं तो वो जाके आपके दहशतगर्दी का पर्चा काट दे, आपको दहशतगर्द बना देगा। इस जी तरह तो नहीं होता नहीं, या एक एमएनए के खिलाफ या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों के खिलाफ या वर्कर के खिलाफ आप एंटी टेररिज्म कोड एक्ट के तहत आप पर्चे देते नहीं, तो आप उनको ठीक है दहशतगर्द सर, बना रहे पॉइंट हैं। आ गया आपका सर। जहांगीर साहब, एजाज शफी साहब मुझे सुन पा रहे हैं सर? मैं सवाल आपसे मौदबाना ये करना चाह रहा हूं कि कुछ दिन पहले ही जब बानी पीटीआई की जो है वो बेल कंफर्म हुई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा जश्न मना रही थी, और आज इस फैसले के बाद क्या स्टांस है आपका और किस नज़र से देखते हैं इस फैसले को? देखिए जी, जश्न जहाँ तक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। जी जहाँ तक जश्न की बात है, ये बेबुनियाद झूठे केस से अगर किसी जजेस ने दे दिया तो मैं समझता हूँ ये अदलिया का बोलबाला हुआ है। इंसाफ जो, क्योंकि आज जो अदलिया का हशर हो रहा है या हो गया है 26 अमेंडमेंट के बाद, जी वो भी मेरे भाई साहब कहा रहे थे, ये किस तरह के फैसले हैं कि 10-10 साल सजाएं। टेक्नोलॉजी का दौर है, कहाँ है वीडियो आपके पास, कहाँ सीसीटीवी कैमरे हैं, कहाँ विटनेस है, उमर यूब साहब कहाँ बैठे हैं, जरताज गुल कहाँ बैठी है, जी अहमद चक्का साहब, लोकेशनें हैं, हर चीज है। फॉर गॉड से आप असलियत की इतनी तबाही ना करें, पूरी दुनिया के अंदर जागरसाई हो रही है। ये जो 10-10 साल वाला बाटा सर्विस का आपने रेट जैसे होता है, हर बंदे को उठते हैं उसके ऊपर दहशत गर्दी। जहांगीर साहब का दहशत गर्दी के एक स्पेशल इंग्रेडिएंट है, दहशत गर्दी ऐसे नहीं स्टैब्लिश होती। ठीक है। और इस मौजूदा रजीम ने, अब पिछले देख लें PDM 1, 2, 3 ने जी
दहशत गर्दी, कोई ऐसा पुलिस स्टेशन, कोई ऐसी चौकी नहीं है जहां दर्जनों के हिसाब से दहशत गर्दी के 780 के बंदे। इंतहाई शर्मनाक बात है, इंतहाई अफसोसनाक बात है कि जब हमारा जुडिशल सिस्टम इस तरह हो जाएगा तो फिर उस माशरे का अल्लाह ही हाफिज होता है। ठीक है। जो आज हमारा हो रहा है, आप देख रहे हैं कि जी वो अभी पिछले दिनों एक और SIR में 10 साल की है, 10 साल राय मुमताज हमारे पिशावर के रहने वाले हैं, सरताज गोल्ड डीजीफा की रहने वाली है जी। चिल्ला साहब, इस्माइल चिल्ला साहब बुजुर्ग आदमी है। प्रोसिक्यूशन, शाह शफी साहब, आप प्रोसिक्यूशन के पास वो है ना सर, वो कहते हैं कि कॉन्स्पिरेसी हुई है, पुलिस ऑफिसर्स उनके पास विटनेस के तौर पे इस्तेमाल किए गए हैं, उसके रिपरकशंस में ये फैसला हमें देखने को मिला सर। जी कोई एक विटनेस, मैं कह रहा हूँ जी, कोई विटनेस आप देख लें, सारी जजमेंट पढ़ लें, कोई एविडेंस नहीं है, कोई विटनेस नहीं है, कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ, सिर्फ वन वे ट्रैफिक चला के हर बंदे को 10 देखें। हमारे जुडिशल सिस्टम का खुदारा पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन करे, लेकिन एक लेवल तक, ये तो इंतहा होती जा रही है। ये तो पिछले जितने भी रहे हैं मार्शल आर्ट हैं, उस तरह उनमें भी नहीं हुआ जब जमाना जहालत था। अब टेक्नोलॉजी के दौर में आप पूरी दुनिया को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? और इस तरह आप जो मर्जी कर ले, ठीक है, PTI का एक वर्कर का जो है ना जी, उसका हौसले पस्त नहीं होते। एक वर्कर जो है अपने नजरिए से टस से बात, आप देख लें, लोगों ने अपनी खुशी से राय ले रहे हैं, लेकिन अपने नजरिए पे और अपने कार पे खड़े। ये पहली दफा पाकिस्तान। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया एजाज साहब, ठीक है। तो इस तरह जी हम क्या करना दे रहे हैं नई जनरेशन को? आप इस तरह अपना वोट बैंक ठीक कर लेंगे, या ये जो टिकटॉकर है या ये जो डेली मैंडेट वाले लोग हैं इसको कवर अप चलेंगे? कभी नहीं होना। मैं पूरी जिम्मेदारी से एज ए पॉलिटिकल वर्कर आपको बात कर रहा हूं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सर। मियां साहब, आपसे सवाल आखिर में लेने की वजह यही थी कि मैं चाह रहा था कि एक कानूनी नुक्ता नज़र भी आ जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी नुक्ता नज़र आ जाए। देखिए, एक तरफ ये फैसला, दूसरी तरफ अगर देखें तो बरीयत को देखें तो जैन कुरैशी साहब को बरी कर दिया है इस फैसले में, और फवाद चौधरी साहब को भी फैसले में जो है वो बरी कर दिया गया है। जैसे जदून साहब ने फरमाया कि सियासी पॉलिटिकल केसेस के अंदर एंटी टेररिज्म की शिकें लगाना ये तो बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। तो आप क्या समझते हैं, इसमें आपका क्या जो है वो स्टांस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। और बात यह है कि देखें जी, अगर हमने स्टेट को मजबूत करना है ना, तो अपने इदारों को मजबूत करना है, और ख़ास तौर पे जुडिशरी की अहमियत इंतहाई ज़रूरी है, और इसके पर किसी की कोई उंगली नहीं उठनी चाहिए, और इंसाफ जो है ना वो होता हुआ नज़र आना चाहिए। और ये हुआ है बदकिस्मती से कि हमारे यहाँ हमने जो है ऐसा किया है, फैसले ऐसे कि जिसके ऊपर लोगों ने उंगलियां उठाई हैं, और ऐसे फैसले भी हैं कि जिनके ऊपर जो है वो कौम ने उनको शाबाशी दी है। ये सारी चीज़ें रही हैं, लेकिन हमें इदारों को उनकी साख को ख़राब नहीं करना चाहिए, और इदारों के ऊपर हमें जो हमारा सियासी असर है उससे हमें बाला तक होके उसको सोचना है। और लेकिन हमारे यहाँ चूँकि हम देखते हैं कि हमारा सियासी मुखालफ है और उसको जो है हम दबाते हैं, और हमारे पास तरीक़ाकार भी यही है कि हमारी जो इदारे जो स्टेट के अंडर में हैं उनसे वो फिर काम लेते हैं। लेकिन जो है जैसा कि नैब है, इसको बनाया गया आपने, इसी तरह आप जुडिशरी के ऊपर भी असरअंदाज होते हैं, और ये नहीं होना चाहिए। और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इसके ऊपर। और मैं तो ये अक्सर ये कहता हूँ कि इसके ऊपर तमाम जमातों का कंसेंसस होना चाहिए, और उसके ऊपर एक लाया अमल आप अख्तियार करें किसी दौर में भी। और ऐसा नहीं, फिर इदारों को बोलना चाहिए, ना कि बंदों को नहीं बोलना चाहिए। और इदारों में हमारा जो है हमेशा से हमारा रहा है कि हमने इदारों के अंदर अपना इन्फ्लुएंस को जो है बढ़ाया है, और ताकि हम असरअंदाज हो सके अपने मुखालिफ सियासी जमातों के ऊपर, और उसी वजह से हमारे जो स्टेट के मामलात को हैं
वो इतना तेज़ी से नहीं रन होते। और जिस तरह से हमें उसके हम रिजल्ट चाह रहे होते हैं, हम चाह रहे होते हैं अगर इकोनॉमी को ठीक करना है तो डेफिनेट सबसे पहले, और फिर जो अगर आप चाह रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो वो आपके इदारों को देखती है कि आपके इदारे क्या परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपके इदारे इंसाफ आपको दे रहे हैं और उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा, तो फिर वो डेफिनेट वो आपके यहाँ आपके मामलात बड़े आसान हो जाते हैं। तो हमें इस चीज़ के पेश नज़र हमें ये ऐसे फैसले देने चाहिए जुडिशरी को ख़ास तौर पे कि जो जिसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। लेकिन हम पिछले अदवार में भी ऐसा होता रहा है। मैं मोहम्मद खान जनेजो साहब के दौर से लेके आप देख लें, और कितनी अदवार के अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ भी ऐसा हुआ, मुहतरमा बेनज़ीर साहिबा के साथ हुआ, मियाँ मंजूर भुट्टो साहब के साथ ऐसा हुआ। बेशुमार ऐसे जो हैं केसेस जिनकी मैं आपको बता सकता हूँ कि जिसके ऊपर कोई केसेस बनते ही नहीं थे। हमने कैमरा चोरी और हमने भैंसों चोरी के मुकदमे भी बना के और उनके ऊपर फिर सजाएं भी दी हैं। तो ये इससे हमें निकलना चाहिए। अब बड़ा दौर, बड़ा एडवांस दौर है और सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव है सर। और पॉलिटिकल स्पेस अगर देनी है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, अगर आप रिकॉन्सिलिएशन की बात करते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में अभी तो मेरे ख्याल में इन फैसलों को या इन ऐसे फैसलों को इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि पीएम साहब एक तरफ रिकॉन्सिलिएशन की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये फैसले आ गए। चलें, अब इसमें अपकमिंग इलेक्शंस के हवाले से मैं ज़रा जान लेता हूँ जहांगीर खान जदून साहब। सर, अपकमिंग जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, अगर जो लोग डी-सीट हो चुके हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, क्या कानून के अंदर कानूनी तरीक़ेकार के मुताबिक अगर ये अपर फोरम में चले जाते हैं, टिल द अपर फोरम की जो प्रोसीडिंग्स है, क्योंकि वो सब जुडिस हो जाएगी, उसका जो है वो फाइनल जजमेंट तक, क्या अपकमिंग इलेक्शन की का कोई स्टे हो सकता है इंटरम? देखें, ये अगर ये जितने भी कन्वेक्शन हुई हैं, चाहे वो प्राइमा फेशी तो यही नज़र आई है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो सीटों पे एमएनए थे या सेंटर थे या एमपीए थे, तो वो अगर अपील में जाते हैं और अपीलेट कोर्ट जो है वो फॉर द टाइम बिंग स्टे दे देती है कि जी जब तक अपील का फैसला नहीं होता आप इस हल्के में इलेक्शन न कराएं, तो ये मेरे ख्याल में बेहतर फैसला होगा। क्योंकि देखें ना, अगर इलेक्शन हो जाता है और बाद में 2 महीने बाद 4 महीने बाद वो अपील एक्सेप्ट हो जाती है और वो उनकी कुटल हो जाती है जी, तो फिर तो एक मतलब नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा कि जी जो बंदा पहले इलेक्टेड एमएनए था वो एमएनए है, नया जो इलेक्ट होकर है वो एमएनए है जी। तो इसमें बेहतर जो है वो जो विजडम इस्तेमाल करके जो कोर्ट जो है अगर वो उसको स्टे कर दे जब तक अपील का फैसला नहीं था, अपील का फैसला जल्दी कर देना, इतनी कोई तो ये तो सामने इतना बड़ा केस नहीं होता कि नीचे से एविडेंस होती है, एविडेंस एग्जामिन करनी है, तो अपील का फैसला 2-4 महीने में हो सकता है जी। तो अगर ये फैसला हो जाए तो उसके बाद अगर इनका इलेक्शन कमीशन भी और इलेक्शन का फैसला हो तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर इसी सूरत हाल में वो री इलेक्शन हो जाते हैं, बाई इलेक्शन हो जाते हैं, तो फिर मैटर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या वैसे आपका एक कानून एक लीगल एनालिसिस क्या है? अगर अपील एक्सेप्ट हो जाती है तो अपील इन फॉर इंस्टेंस जो है वो लोअर फॉरम से अपर फॉरम जाने के लिए एक्सेप्ट हो जाती है, तो क्या स्टे मिलने के चांसेस हैं, आप समझते हैं? देखिए, अपील जब एडमिट होती है तो उसमें एक इंटरम एप्लीकेशन देते हैं ना स्टे ऑर्डर की कि ये वाला जो इलेक्शन कमीशन का है या अपील को वो फिलहाल इस जो है हमारी कन्वेक्शन है इसको सस्पेंड कर दें। तो अगर कन्वेक्शन सस्पेंड होती है, जजमेंट को फॉर द टाइम बिंग हेल्ड इन एडवांस करते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली वहाँ पे इलेक्शन नहीं हो सकती उस हल्के में जब तक अपील का फैसला नहीं होता। और होना इसी तरह चाहिए। ठीक है, एक बंदे को आपने कन्वेक्ट कर दिया है जी, तो अब उसका इलेक्शन तो जो है वो तो लोगों का देखना। एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अगर 90,000, 1 लाख या एमपीए के 60-70 हज़ार वोट है, वोटर है, और उन लोगों को आप किस चीज़ की सजा दे रहे हैं, और फिर पब्लिक एक्सचेकर का अगेन टैक्स पेयर मनी जो है आप स्पेंड करके इलेक्शन कराएंगे, फिर अगर वो इलेक्शन कोई जीत के आता है, कोई हारता है, दोबारा अपील एक्सेप्ट करती है, तो ये इस प्रोसेस को मेरे ख्याल में कॉम्प्लिकेटेड करके लोगों का वो टैक्स पेयर जो मनी है उसको ज़ाया करने वाली बात है। ठीक है, ठीक है। जाज शफी साहब, सर अपकमिंग इलेक्शंस के हवाले से जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने आपकी जो वो ये फैसला किया है कि हम ज़िमनी इलेक्शंस में अब जो है वो स्टैंड करेंगे, ठीक है। तो सर इसमें ये है कि अब इसमें ये बता दें कि 2 हलकों के तो अभी तक मेरे ख्याल में जो नाम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दे दिए गए हैं, और बाकी हलकों का कब तक फैसला हो जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं उनमें इनका कितना इनपुट है। और दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब ने फरमाया कि सुन्नी इत्तेहाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कंटेस्ट कराना
कारकुनान को कंटेस्ट कराना एक लम्हा फिक्रिया है, उन्होंने ट्वीट किया है, उनकी इंटरप्रिटेशन में बता रहा हूँ, इस पे जनाब का क्या स्टांस होगा सर? अच्छा देखें, जो इलेक्शन है ना, जैसे जयदीप साहब कह रहे थे कि कितना ये भी जुडिशियल मर्डर ही मैं कहूँगा कि हो रहा है। जैसे 50 साल बाद भुट्टो साहब का जुडिशियल मर्डर कहा गया उस वक्त, और अब भी वही काम हो रहा है जी। देखिए जो सजाएं हो रही हैं वो आपके सामने, अभी मैंने पहले इसकी बात होती, अब हम कोर्ट में जाते हैं, अपर कोर्ट में, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट कहता है जी पहले सरेंडर करें, बिल्कुल ठीक है जी। वो अपील में सरेंडर करना जी, अपीलें वो हमारी ले नहीं रहे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जहांगीर साहब के वन कोर्ट आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप पर्सनली अपील होके अपनी जो सेंटेंस है सजा को माफी की अपील कर सकते हैं जी। अच्छा, दूसरी तरफ उन्होंने शेड्यूल देखे, शेड्यूल को किस तरह बलडोज किया गया, वो सजा का जो सजा होती है वो भेजते हैं रेफरेंस स्पीकर को, स्पीकर आगे इलेक्शन कमीशन को भेजता है, ठीक है। एक दिन सजा दे रहे हैं, ये कैंगरो कोर्ट ही कह सकते हैं, अगले दिन इलेक्शन कमीशन उनको डिनोटिफाई कर रहा है। इससे हम किस तरफ जा रहे हैं, खुदारा होश के नाफल ले, इस तरह नहीं चलना सिस्टम। क्यों इस 2025 में 1860 वाली बातें कर रहे हैं कि कोई दुनिया देख नहीं रही, सिर्फ बाकी अंधे हैं, ये लोग तो 2-4 हैं टिकटॉकर और पाकिस्तान वाले देख रहे हैं। भाई हर चीज बुलडोज करके डायरेक्ट आप शेड्यूल अनाउंस कर रहे हैं। शेड्यूल, अच्छा कोर्ट में गए, कोर्ट कह रहा है कि आप पेश हो। हाई कोर्ट में 2 दिन पहले एक बच्चन साहब, मलिक अहमद बच्चन साहब की जी और अहमद चैतन साहब की शेड्यूल सस्पेंड करने की पिटीशन, जिसमें मैं भी वहाँ था, उन्होंने कहा जी पेश हो। उन्होंने कहा कि वो तो अपील पिंडी में है, पिंडी वाले को क्या देखे अपील लगाते हैं, आप पेश हो जाएंगे। कहते नहीं कि वो करेंगे, किधर पेश हो। तो जब इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद पे करना या उसके बाद करना, तो देखिए कितना बड़ा जुल्म है उस एरिया के पॉपुलेशन अवाम के साथ, जिससे वो मुल्क नुमाइंदे हैं जी। अच्छा, दूसरा बात यह है कि पार्टी ने तो कह दिया कि इलेक्शन लड़ना है जी, इलेक्शन हम लड़ेंगे, लेकिन जितना जुल्म ज्यादती नाइंसाफी हो रही है जी, ये दुनिया के अंदर हमारी इतनी जागीरदारी हो रही है, पाकिस्तान का इमेज इतना तबाह बर्बाद हो रहा है, आपके मुसाफिर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा इतनी हर चीज को बलडोज कर कैसे देखते हैं, ठीक है, शायद कल क़यामत आके हर चीज कर ले, जो हमें कौन किससे पूछता है, लेकिन अवाम पूछेगी इंशाअल्लाह ताला, जितना 8 फरवरी को पूछा था, इस तरह इंशाअल्लाह जब भी इलेक्शन होंगे अवाम इससे गिरेबान पकड़ेगी, ठीक है। दूसरा फवाद चौधरी हुई थी, उसको तो पार्टी कहते हैं भाई आपका इररिलेवेंट है, तो ये पार्टी अपने, जब हमें हमारा बल्ला नहीं दिया जाएगा, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऊपर एक जब्बर करके और एक जाति करके बैठा है जी, तो हमने डेफिनेटली किसी न किसी जो हमारे अलायंस है जिसके साथ, उसके साथ कंडक्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, कि उनको तीसरी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे नहीं पता, ये हमारी पार्टी का, पार्लियामेंट्री पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का फैसला है, जो फैसला होगा वो होना, दूसरे तीसरे लोगों को तो मैं समझता हूँ कि इररिलेवेंट उसका जवाब देना मैं तो बना सकता। ठीक है, आपका स्टांस आ गया सर। मियां साहब, इस पे मैं अपकमिंग इलेक्शंस के हवाले से एक और भी फैसला देखने को मिला है ना, जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कोलिजन कर ली है अपकमिंग इलेक्शंस के हवाले से। अगर इसका जवाब मेरे से ले लेंगे जी बता दें सर, ब्रेक का टाइम होने का, जरा शॉर्ट आंसर दीजिएगा सर। देखे इसको कितना खौफ है कैदी नंबर 8 पर जाकर कि दोनों चोर इकट्ठे हो गए, हुकूमतें इतनी है, हर चीज इतनी है, ठीक है, अपना इमेज खत्म कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर नजरिया खत्म कर रहे हैं, सिर्फ खान के खौफ से। ठीक है, आपका सर खान के खौफ से मियां साहब सारे जो मर्जी कर ले, वोट काटता है अवाम। ठीक है सर, मियां साहब आ गया सर जी, आजाद साहब आपका पॉइंट आ गया सर, मैं मियां साहब से इस पे टेक ले लेता हूँ जी। ठीक है, इलेक्शन लड़ने की इसके अंदर जरूरत नहीं है, मैं आ गया सर आपका पॉइंट। मियां साहब, ये जो हल्के हैं 9 हल्के, अब 9 हल्के के अगर रिजल्ट्स पिछले उठा के देखें तो वो पीपी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दोनों के कैंडिडेट्स को इकट्ठा किया जाए तो जो इकट्ठे करके भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट ज्यादा थे इन हल्कों के अंदर।
तो आप क्या समझते हैं कि क्या एक तो इस हिकमत अमली को किस तरीके से हुकूमत की समझते हैं आप, दूसरा क्या रिजल्ट्स में तब्दीली आ जाएगी, इसमें क्या समझते हैं आप? बात यह है कि जो बाई इलेक्शन है ना, ये हमेशा से गवर्नमेंट के होते हैं और हर गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट उस पर असरअंदाज होती है। आप लाख कहें, किसी भी गवर्नमेंट का आप कहें कि फ़लाँ गवर्नमेंट में ये ज़रूर है कि किसी गवर्नमेंट में कम असरअंदाज हुई है, किसी गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। ये हमारा वतीरा है और शुरू से ये रहा है। और गवर्नमेंट जिसमें गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी होती है उसने हमेशा से असरअंदाज होना था। पहली तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि ज़ाहिर बात है, पीपल्स, आपने जैसे फरमाया, पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने, मतलब ये अलाइंसेस बनते आते हैं और ये हर दौर में होता है कि फिर जो एक अगर जिसकी बड़ी स्ट्रेंथ है आवाम के अंदर, फिर उसके ख़िलाफ़ फिर जमातें भी महाजराइयाँ भी वो करती हैं और वो महाज कायम करती है। और फिर यही नहीं होता कि फिर अलाइंसेस बनते हैं, दोनों साइड से अलाइंसेस आते हैं और वो फिर आपको पता ही है कि आप मेरे से ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं, ये होता रहा है। लेकिन चूँकि पीपल्स पार्टी ने और ये एक फार्मूला तय कर लिया कि भाई जो रनर अप होगा वो वहाँ पे और वो ही जो है उसको दे दिए जाए, तो गालबन मेरे ख्याल है इसी में किसी में भी पीपल्स पार्टी नहीं थी, शायद एक हल्का उन्होंने दे दिया कि ताकि जो है कोई ना कोई अवाम को भी बता सकते हों। लेकिन पीपल्स पार्टी शायद इसको भी लेना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हम आपको एक हल्का आपको दे देते हैं और ताकि हमारा जो है एक अलाइंस जो है बाई इलेक्शन के अंदर नज़र आए और कारकुन जो है ना मुतहरक हो जाए। तो ये सिलसिला ऐसा जारी और सारी रहता है, हर दौर में रहा है, ये कोई आज नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसको ये नहीं होना चाहिए। इलेक्शन को मोहतरम ज़रा, हाँ जी, इलेक्शन कमीशन को जो है ना, मैंने पहले भी बेशुमार प्रोग्राम के अंदर कहा है, हमारे इदारे मजबूत है ना, अगर इलेक्शन कमीशन का सिर्फ एक इदारे को आप इंडिपेंडेंट कर दें और वो उसके ऊपर असरअंदाज ना हो और उसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सकता हो उसकी जानत के ऊपर, और फिर तो सारा सिस्टम बेहतर हो जाएगा, आपकी पार्लियामेंट भी बेहतर हो जाएगी, आपका हर चीज़ बेहतर हो जाएगी, आपके जो मिनिस्टर हैं उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, गवर्नमेंट की भी परफॉर्मेंस, जारी बात है मिनिस्टर हैं। आपको पॉइंट आ गया सर, बिल्कुल पॉइंट आ गया। प्रोग्राम में एक ब्रेक का टाइम हुआ है नाजरीन, प्रोग्राम के बाद फिर डिटेल डिस्कशन करेंगे। विल बी राइट बैक इंशाल्लाह।